अच्छी बात है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट है ना, दो सेट है, सेट ए और दूसरा सेट भी मान लो, है ना, कोई सेट है आपके पास बी। ओके, सेट ए है, सेट बी है, कोई रिलेशन डिफाइंड हुआ ए से बी में, यहाँ पे मानो आपके ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी। अब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, आपको पता है क्या क्या मैपिंग पॉसिबल हो सकती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो 1 ए के साथ मैप हो सकता है, 1 बी के साथ मैप हो सकता है, 1 सी के साथ मैप हो सकता है। तो जब ए क्रॉस बी लिखूंगा तो वो क्या आएगा, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी। इसी तरीके से 2 की मैपिंग भी करोगे तो 2 की मैपिंग ए के साथ हो सकती है, 2 की मैपिंग बी के साथ हो सकती है, 2 की मैपिंग सी के साथ हो सकती है, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। इसी तरीके से 4 कॉमा ए 4 कॉमा बी एंड 4 कॉमा सी। हर तरह की पॉसिबल मैपिंग मैंने कर दी। इसी को ए क्रॉस बी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सेट आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सेट ए था, ये सेट बी था, इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, कभी सेट ए में मानो m एलिमेंट है, ओके, और सेट बी में मानो n एलिमेंट्स है ना, तो ए क्रॉस बी में होते हैं m इंटू n एलिमेंट्स। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कितने, 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, तो जब ए क्रॉस बी लिखा तो उसमें कितने एलिमेंट आए, 12 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है, 12 एलिमेंट आपने लिख लिए। अब यार ये 12 एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, अब रिलेशन क्या होता है, ये तो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, तो रिलेशन जो होता है आर, वो सबसेट होता है ए इंटू बी का। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। कभी ए इंटू बी में, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए इंटू बी, उसमें एम इंटू एन एलिमेंट्स है, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है, तो जितने नंबर ऑफ सेट बन पाएंगे। अब यार 12 एलिमेंट है किसी सेट में, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है एक पर्टिकुलर सेट में। तो कभी कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन ओके फ्रॉम ए टू बी आपके बन जाएंगे 2 की पावर mn, where m is the number of element in set A and n is the number of element in set B। क्लियर है इतनी बातें। तो आपने कभी कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है रिलेशन, और कितने रिलेशन पॉसिबल है, 2 की पावर mn। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हो, है ना। 2 की पावर mn। एक बच्चा कह रहा है वॉइस, जसप्रीत सिंह दांग जी को मेरी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन माय ऑडियो, एक बार बताना यार, कितने बच्चों को मेरी आवाज सुनने में दिक्कत आ रही है। हाँ, होल चैप्टर नहीं, होल सिलेबस का रिवीजन है, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है, केवल ये स्ट्रीम देख लूं तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके बाद एनसीईआरटी लगाना और मचा के आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आपको क्लियर हुआ, इतनी बातें आपको क्लियर हुई, है ना। तो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट रिलेशन होता है, इसी का कुछ पार्ट, कोई रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा कि भैया आर एक रिलेशन है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर होना चाहिए, है ना। तो अपन बोलेंगे जो रिलेशन है, मैंने माना कि रिलेशन मैंने ऐसा डिफाइन किया आर, जिसका पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तो वो क्या होगा 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी 2 कॉमा डी, डी नहीं है ना, 4 कॉमा ए 4 कॉमा बी 4 कॉमा सी। तो ये आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स आर में। कभी मैं कह रहा हूँ आर एक ऐसा रिलेशन है जिसका पहला एलिमेंट इवन नंबर है, तो ये पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर रिलेशन सेट के। इतनी बात सबको समझ में आई, बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, है ना। ऑन टू इनटू सब चीजें बताऊंगा, तो इतना क्लियर हुआ। अब यार अपन ने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से अपने को समझ में आ गया रिलेशन, है ना। अब फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पे जाने के पहले कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, उनको एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। आपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिले होंगे। तो एक एक करके मैं खोलते जाता हूँ। सबसे पहले बताते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, और ऐसा बताऊंगा कि कभी गलत नहीं करोगे कोई भी सवाल को, है ना बेटा। तो देखो यार, अपन रिलेशन में क्या क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और जब ये तीनों रिलेशन कंबाइंड हो जाते हैं तो एक रिलेशन बनता है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। डेफिनेशन पे जाने के पहले मैं कुछ बातें बता दूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। जैसे मानो कोई सेट ए है ना, अब रिलेशन डिफाइंड हुआ सेट ए से ए में, ओके, इधर भी सेट ए है, इधर भी सेट ए है, रिलेशन ऐसा डिफाइंड हुआ सेट ए टू ए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो उसके आप से तो मैप हो ही। जैसे कि मानो सेट ए में ए बी सी है, ओके, तो इधर भी ए बी सी है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि भैया ए की मैपिंग ए के साथ होनी चाहिए, बी की मैपिंग बी के साथ होनी चाहिए, और सी की मैपिंग सी के साथ होनी चाहिए। बाकी और भी मैपिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब ये एलिमेंट की मैपिंग इसके साथ तो होनी ही चाहिए, ए की मैपिंग ए के साथ। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन होना, मतलब मिरर इमेज होना, तो ए की मिरर इमेज यही होती है, तो ए का ए के साथ मैप कर दिया, बी का बी के साथ मैप कर दिया, सी का सी के साथ मैप कर दिया। इसी में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। उसमें क्या होता है बेटा कि बस इतनी मैपिंग ही पॉसिबल है, पर रिफ्लेक्सिव में कभी ए बी बी सी सी अवेलेबल है और उसके अलावा कोई और मैपिंग भी आपको दिख रही है, तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आर बनाया ए ए बी बी
पीसी। देखो ये तीनों अवेलेबल है, जितने सेट ए में एलिमेंट थे उन सबकी अपने आप से मैपिंग करा दी। उसके अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है कभी रिलेशन सेट में, तो अपने को कोई घबराने की बात नहीं है, तब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहलाता है। क्लियर है बात? बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाया ताकि गलत नहीं करो, क्वेश्चन में इसी तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि डेफिनेशन से बच्चों को होता है कंफ्यूजन, है ना। तो ये बात समझ में आ गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब देखो डेफिनेशन पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो अपने आप से तो रिलेटेड हो ही हो, है ना, उसके अलावा भी किसी से है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ऑल एलिमेंट मस्ट बी मैप्ड विद इटसेल्फ कंपलसरी। अब कोई तुमसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आते हैं, ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट है, इसको याद रख लो, क्योंकि गिनने बैठोगे तो इतना समय है नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फटाक से मार्क कर देना। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्लियर है? नोट करते जाओ, चीजों को लिखते जाओ, है ना, और यही चीजों को पढ़ लेना एग्जाम के पहले। आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्लियर है बात? तो मैंने अभी तक क्या बताया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इंपॉर्टेंट ये बात है कि खुद की मैपिंग खुद के साथ। रिफ्लेक्सिव नाम से ही समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन। अब तुम अपना रिफ्लेक्शन कभी मिरर में देखते हो तो तुम खुद ही दिखते हो, तो कभी मैं सेट ए का कोई एलिमेंट उठा रहा हूं, मानो स्मॉल ए उठा रहा हूं, तो उसकी मैपिंग स्मॉल ए के साथ होनी चाहिए। कभी मैं सेट ए का बी एलिमेंट उठा रहा हूं तो उसकी मैपिंग बी के साथ होनी चाहिए। कभी मैं सेट सी का मतलब सेट ए का कोई एलिमेंट सी उठा रहा हूं तो उसकी मैपिंग सी के साथ होनी चाहिए। मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में है वो सारे खुद के साथ मैप होने हैं, उसके अलावा वो किसी और के साथ भी मैप है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। क्लियर है बात? नोट कर लेना, घबराना नहीं, एकदम आराम से लिख लो। और कभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये जो n है ना, इसमें कितने एलिमेंट है वो है। मैं हर चीज लिख रहा हूँ, और ये नोट आपको पीडब्ल्यू की ऐप में संकल्प बैच में मिल जाएगा। ये पूरी पीडीएफ संकल्प बैच में आपको अवेलेबल रहेगी क्लास के बाद। ओके, तो जितने एलिमेंट्स है सेट ए में वो आपके n कहलाते हैं, वो आपके n कहलाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए विल बी कॉल्ड एज n। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर कितने टाइम पर एंड होगी। बेटा ये प्लेटफॉर्म क्या है? पीडब्ल्यू। समय देख के नहीं, आपका जैसे ही ये खत्म होगा, मैंने बोला ना 113 114 स्लाइड्स है, अब पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं एक वीडियो में, है ना, वो भी पूरा डिटेल में। मैं ऐसी एक एक बात आपसे डिस्कस करूंगा जिसके क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है। अब कोई तुमसे पूछ ले नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, है ना, किसी रिलेशन में। देखो कोई तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो 2 की पावर mn, है ना। अब कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक सेट ए और उसकी मैपिंग करी सेट ए के साथ, है ना। अब इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, n एलिमेंट्स है, और उसकी मैपिंग ए के साथ ही कर रहे हैं, तो वहां पे भी n एलिमेंट्स है ना। ए से ए मैपिंग हो रही है। ओके, रिलेशन इज डिफाइंड एज ए टू ए। तो कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है 2 की पावर mn। अब यहाँ पे m और n तो बराबर ही है, तो n इंटू n मतलब n स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। और कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, है ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 n स्क्वायर माइनस n। बस इस तरीके से याद रखो, 2 की पावर n स्क्वायर होता है, उसमें माइनस n कर देना, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई, रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब मैं तुमको कोई एग्जांपल देता हूं, मानो सेट ए है 1 2 3, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया R1, तुमको बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बताते जाना। R1 रिफ्लेक्सिव है? बताओ भाई, R1 R2 R3 R4, इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? एक बच्चा कह रहा है सारे रिफ्लेक्सिव है। बेटा गलत। मैंने क्या बोला था रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, कि कभी ये तुम्हारा सेट ए है ना, और मैं रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ पे ओनली लिखा जाता है, या इटसेल्फ के आगे ओनली वर्ड लिखा जाता है। कभी ओनली लिख दूंगा तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। मतलब क्या कि टू इटसेल्फ ओनली, मतलब 1 1 2 2 3 3, बस यही प्रेजेंट होंगे, ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल चीजों के साथ ही मैपिंग होगी, उसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाता।
तो ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि आपने देखा कि यार सर ये जो लिखा है 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये आइडेंटिटी भी है, पर R3 रिफ्लेक्सिव है पर आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें 1 3 प्रेजेंट है। आइडेंटिटी में क्या होता है, सेम के साथ सेम की मैपिंग, उसके अलावा कोई दूसरे को एंटरटेन नहीं करना है। क्लियर है बात? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मचाना एकदम क्लियर है बात। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़े आगे। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो यार डेफिनेशन पे जाने के पहले एक सिंपल सा ज्ञान, सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात करूं, है ना, तो यार सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इफ और देन की बातें होती है कि कभी ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेट आर में, तो ही देखना है देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और जब ऐसा होता है तभी हम बोलते हैं कि वो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तभी मैं कहूंगा कि वो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कभी ए कॉमा बी किसी रिलेशन सेट में है तो उसका उल्टा, है ना, एक्स की जगह वाई रख दिया, वाई की जगह एक्स रख दिया, कभी वो प्रेजेंट होगा रिलेशन सेट में, तभी अपन चेक करेंगे कि वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, है ना। चलो, तो यार एक रिलेशन है ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो ए और बी है ये बिलोंग करेंगे सेट ए को ही, है ना, तो बी कॉमा ए शुड बी देयर इन आर। कभी ए कॉमा बी रिलेशन सेट में है तो रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक के लिए बी कॉमा ए को भी आर में होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल से चीजों को समझाते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे मैंने सेट ए बनाया वापस से 1 2 3, ठीक। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ आर, दैट इज 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1। फिर मैंने एक आर 2 डिफाइन किया 1 कॉमा 1 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1। फिर मैंने एक आर 3 डिफाइन किया 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3। अब इन तीनों में से कौन कौन से सिमेट्रिक रिलेशन है, इन तीनों में से कौन कौन से सिमेट्रिक रिलेशन है, अभी दिमाग लगाओ कि कभी ए कॉमा बी, इफ लिखा है इफ, कभी ये अवेलेबल है तभी चेक करना, देन बी कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू रिलेशन सेट आर। कभी अवेलेबल नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, इफ और देन वाला कांसेप्ट है। तो पहले वाले R1 को कभी मैं देखूं तो 1 1 2 2 3 3 अवेलेबल है, इनका उल्टा भी 1 1 ही होता है, इसका उल्टा 2 2 ही होता है, इसका उल्टा 3 3 ही होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। फिर 1 2 अवेलेबल है तो इसका उल्टा हो जाता है 2 1, वो भी अवेलेबल है। यस, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, यस दिस इज रिफ्लेक्सिव आल्सो, है ना। तो ये सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी, रिफ्लेक्सिव क्यों, क्योंकि 1 1 की मैपिंग 2 2 3 3 भी अवेलेबल है तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, तो पहला वाला सिमेट्रिक है। दूसरे वाले को देखें तो 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, क्योंकि a कॉमा b b कॉमा a 1 1 ही होता है। कभी 2 कॉमा 3 है पर 3 कॉमा 2 नहीं है, इफ दिस इज अवेलेबल सो 3 कॉमा 2 भी होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं, क्योंकि 2 2 और 3 3 अवेलेबल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा, R3 को देखे तो 1 1 है 2 2 है 3 3 है, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है और आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, क्योंकि यार इसका उल्टा 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है और 3 3 का उल्टा 3 3 ही होता है, और वो सारे अवेलेबल है रिलेशन सेट में, तो ये सिमेट्रिक है। तो R1 एंड R3 विल बी सिमेट्रिक। कौन कौन कह रहा है? बहुत बढ़िया है। अरु श्रीवास्तव, आदर्श सिंह, अभय कुशवाहा, काजल समाप्ति, कौन है ये? समाप्ति, ओके। फ्लाइंग बर्ड, एकदम मचा दिया तुम लोगों ने, हैवी ड्राइवर हो यार, हैवी ड्राइवर हो। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हुआ कि कभी ए कॉमा बी रिलेशन सेट आर में है तो बी कॉमा ए को रिलेशन सेट आर में होना है। अब देखो, नंबर ऑफ रिलेशन निकालना सिखाया 2 की पावर n स्क्वायर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव निकालना सिखाया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, याद भी करा रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन भी कभी तुमसे पूछ ले कि किसी में नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए और तुमसे पूछा है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, तो ये पूछ लिया जाता है, तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लगाना है n × n + 1/2। यार ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का